मैं मुकेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता समाजशास्त्र, श्री जेपी शर्मा विद्यालय बबेरू बांदा। आज हम आपको समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 3 का अध्ययन कराएंगे, जिस पाठ का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। सबसे प्रमुख बात यह है कि इस अध्याय में हम जाति व्यवस्था, जनजातियाँ, इसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जाति व्यवस्था जो है हमारे समाज में प्राचीन काल से प्रचलित रही है। इस जाति व्यवस्था को हम सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, इसको मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा। सामाजिक स्तरीकरण से हमारा तात्पर्य है कि जब हमारे समाज को किसी न किसी आधार पर ऊंचे या नीचे क्रम में विभाजित कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण। समझ गए आप लोग, क्या सामाजिक स्तरीकरण। तो भारत देश में जो है सामाजिक स्तरीकरण की जो प्रक्रिया है वह हमें किस रूप में देखने को मिलती है, जाति व्यवस्था के रूप में देखने को मिलती है। अब आपका अगला प्रश्न ये होगा कि ये जाति व्यवस्था क्या है, कहाँ से आई भारत देश में और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए, अब मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताता हूँ। पहली बात, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के अनेक अर्थ हमारे सामने आते हैं। कुछ विद्वानों ने यह बताया है कि जाति व्यवस्था से तात्पर्य है मत या भेद करने से। भेद करने से या मत भेद करने से मतलब जब अलग अलग लोगों में किसी न किसी आधार पर क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मत या भेद करना जाति व्यवस्था का एक सामान्य। अगली बात इसमें ये आती है कि जाति व्यवस्था जो है की उत्पत्ति हमारे यहाँ सबसे पहले कहाँ से हुई कि सामाजिक स्तरीकरण में जब विभाजित किया गया, अलग अलग वर्गों में से विभाजित किया गया, तो उस विभाजन के अंतर्गत एक व्यवस्था में जाति व्यवस्था के रूप में देखने को मिलती है। अब इसके अंतर्गत हम आपको ये बताएंगे कि जाति व्यवस्था कहाँ से आई, क्या है, क्या स्थितियाँ इसकी रही। पहली बात, जाति व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है, हिंदी में से कहते हैं कास्ट। कास्ट मीन्स जाति। जाति से तात्पर्य होता है मत या भेद करना। सबसे पहले जो है सन 1565, कौन सा है, 1565 ईस्वी में एक विद्वान रहे गार्सिया डी ओर्टा। इनने सबसे पहले इसके बारे में बहुत थोड़ा सा बताया था कि जाति व्यवस्था इस तरीके से आई। धीरे धीरे क्या हुआ, जाति व्यवस्था का जो है समय के साथ साथ विस्तार होता चला गया और अनेक प्रकार के रूप जाति व्यवस्था के हमारे सामने आए। जैसा कि हम आपको एक चीज़ बता चुके हैं कि जब समाज को अलग अलग स्तरों में अलग अलग तरीक़ों से विभाजित कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहने लगते हैं, जाति व्यवस्था। सबसे प्रमुख बात यह है, जाति की जो सदस्यता होती है वो क्या होती है, जन्म पर आधारित। मतलब क्या हुआ कि जब जन्म के आधार पर अलग अलग भागों में समाज को विभाजित कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहने लगते हैं कि ये क्या हो गई, जाति व्यवस्था कहलाती है। जाति व्यवस्था की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से तमाम प्रकार की परिभाषाएं स्पष्ट की हैं। इनमें हम आपको दो प्रमुख परिभाषाएं बताएंगे, जिनसे क्या होगा, जाति व्यवस्था का पूरा अर्थ आपके सामने आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो उस परिभाषा में हम पढ़ते हैं किसकी परिभाषा, फूले एक विद्वान रहे हैं समाजशास्त्री में, उनकी परिभाषा पढ़ेंगे, और दूसरे एक विद्वान रहे हैं मजूमदार एवं मदान, उनकी परिभाषा के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, कौन से दूसरे थे, मजूमदार एवं मदान। ठीक है, इनसे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इसकी परिभाषा की। फूले, सबसे पहले फूले ने अपनी परिभाषा में क्या बताया है, जब कोई भी वर्ग, ध्यान रखना इसको, जब कोई भी वर्ग
पूर्ण रूप से आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जाति व्यवस्था। इस परिभाषा में थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। कोई भी वर्ग आनुवांशिकता पर आधारित होता है। आनुवांशिकता पर आधारित होने के तात्पर्य क्या होता है कि जन्म पर आधारित होना, तो उसे हम क्या कहने लगते हैं, जाति व्यवस्था। मजूमदार एवं मदान ने बहुत छोटी सी परिभाषा बताई है। उन्होंने बताया है कि जाति एक बंद वर्ग है। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। मजूमदार और मदान की जो दूसरी परिभाषा थी, उन्होंने बताया है जाति एक बंद वर्ग है। इसका तात्पर्य यह होता है कि वर्ग माने एक लोगों का एक प्रकार का समूह। बंद वर्ग मतलब है यह एक ऐसा समूह है लोगों का जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि जाति व्यवस्था की सदस्यता व्यक्ति को जन्म पर मिलती है, जन्म पर आधारित होती है और इसे हम अपने पूरे जीवन भर क्या होता है, बदल नहीं सकते। आपको हमने ये दो परिभाषाएं बताई, एक पूले की और दूसरी किसकी बताई, मजूमदार एवं मदान की परिभाषा बताई। इनसे एक बात स्पष्ट निकल के आपके सामने आई कि जाति व्यवस्था एक बंद वर्ग है, मतलब इसे बदला नहीं जा सकता और इसकी सदस्यता क्या होती है, जन्म पर आधारित। अब आगे जो है आगे हम इसके विषय में जाति व्यवस्था का पुराना इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें हम ये जानेंगे कि भारत देश में प्राचीन काल में जाति व्यवस्था की क्या स्थिति रही। देखिए, हमारे भारत देश में समाज का जो विभाजन था वो पहले भी था, लेकिन जो विभाजन था वो कुछ अलग आधारों पर था। उस समय हमारे देश में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी, उस समय हमारे देश में थी वर्ण व्यवस्था। तो पूरे समाज को वर्णों के आधार पर विभाजन किया गया था। वर्ण से तात्पर्य एक बड़ा बड़ा वर्ग सा बनाया गया था लोगों का, और ये वर्ग जो है चार तरह के हमें देखने को मिलते थे। इन्हीं वर्णों में पूरा समाज का विभाजन था और ये वर्णों की जो सदस्यता थी वो कैसी थी, वो जन्म पर आधारित नहीं थी। वह किस पर आधारित थी, व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी। मतलब गुण और कर्म पर आधारित होने का तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। जब व्यक्ति के गुण और कर्मों में परिवर्तन हो जाया करता था तो उसका वर्ण क्या होता था, बदल भी सकता था। मतलब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की व्यवस्था थी, ये थी वर्ण व्यवस्था। कालांतर में फिर क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे तमाम प्रकार के हमारे समाज में परिवर्तन हुए। अलग अलग आक्रमणकारी हमारे भारत देश में आए, तो उन सबसे बचने के लिए क्या हुआ कि जो हमारे वर्ण व्यवस्था के जो नियम थे ना समाज में, सामाजिक स्तरीकरण के, उनमें क्या किया हमने, उनको कर दिया हमने कठोर इसलिए कर दिया ताकि हमारी संस्कृति को वो प्रभावित ना कर सके और अपनी संस्कृति हमसे ना बनाए। हम अलग रहना चाहते थे, इसलिए उस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, कठोर। तो जो वर्ण व्यवस्था थी हमारे देश में वो धीरे धीरे बदलते हुए कहाँ चली गई, जाति व्यवस्था चली गई। और यहाँ से हमारे भारत देश में अनेक जातियों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। आज हमारे देश में लगभग 3000 के आसपास जातियाँ देखने को मिलती हैं। इतनी अधिक जातियाँ किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती हैं। अब आगे हम जाति और वर्ण व्यवस्था में जो है अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अब हम जाति और वर्ण व्यवस्था में अंतरों के बारे में अध्ययन करेंगे। जाति और वर्ण में ये हमने आपको दोनों परिभाषाएं अभी बताई हैं कि जाति व्यवस्था जो है इसकी सदस्यता हमें जन्म पर मिलती है और वर्ण व्यवस्था एक अलग प्रकार की व्यवस्था थी हमारे समाज में, और पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। तो
तो देखिए जब अंतर लिखेंगे हम तो इसमें कैसे बनाएंगे अंतर कि पहला अंतर जब लिखेंगे तो जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, तो वर्ण की सदस्यता गुण एवं कर्म पर आधारित। दूसरा अंतर इस तरीके से करेंगे कि जाति की संख्या हमारे देश में हजारों में है, जबकि वर्ण की संख्या केवल 4 है। जाति को व्यक्ति की बदला नहीं जा सकता, जबकि वर्ण को व्यक्ति अपने गुण और कर्मों के आधार पर क्या कर सकता था, बदल सकता था। तो इस तरीके से ये अंतर आपको पढ़ना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जाति और वर्ण व्यवस्था में किन 2 अंतरों को या 3 अंतरों को या 4 अंतरों को स्पष्ट कीजिए, तो आप इस तरीके से इसमें अंतर भी बता सकते हैं। अब अंतर के बाद अब जो है हम आगे अब क्या चलेंगे, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, एक समाजशास्त्र में एक विद्वान रहे डॉक्टर GS घुरिए। इन्होंने जाति व्यवस्था की क्या है 6 प्रमुख विशेषताएं बताई। उन्हीं विशेषताएं जो हैं जाति व्यवस्था के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती हैं। इन्हीं के बारे में हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे कि जाति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली बात, जन्म से तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपनी जाति की सदस्यता जो है जन्म के आधार पर प्राप्त होती है, मतलब इसकी सदस्यता एक बार बदलने के पश्चात वो बदली नहीं जाती। दूसरा, विवाह से संबंधित अनेक प्रकार के नियम देखने को मिलते हैं, मतलब एक जाति में ये नियम होता है कि वह विवाह अपनी ही जाति में करेगा, अन्य किसी भी जाति में विवाह करने का उसे अनुमति नहीं है। खान पान से संबंधित नियम, खान पान से संबंधित तमाम प्रकार के नियम देखने को मिलते हैं, जिनके माध्यम से जातियाँ एक दूसरे से दूरियाँ बनाए रखती हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि डॉक्टर GS घुरिए ने जाति व्यवस्था की तमाम प्रकार की विशेषताएं बताई हैं। इनकी संख्या कितनी है, 6। ये कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि जाति व्यवस्था की प्रमुख कितनी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो आप क्या इसमें उत्तर लगाएंगे, जाति व्यवस्था की 6 प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती। अब जाति व्यवस्था की विशेषताओं के बाद हम आपको ये बताएंगे कि जाति व्यवस्था से संबंधित प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांतों के विषय में विद्वानों ने अनेक प्रकार की अपने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनमें सबसे पहला सिद्धांत है जो है वो है कौन सा सिद्धांत है, परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत में क्या है, इस सिद्धांत की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, वेद उपनिषद के आधार पर देखने को मिलती है। वेद उपनिषद से तात्पर्य क्या है, इस सिद्धांत का मूल स्रोत जो हमारे भारतीय संस्कृति में वेद हैं, उपनिषद हैं या तमाम प्रकार के अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी उत्पत्ति का ये प्रमुख आधार है। इस सिद्धांत को प्रमुख रूप से वेद उपनिषदों के आधार पर ही माना जाता है। दूसरा सिद्धांत है प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत की उत्पत्ति किसने की थी, एक समाजशास्त्री है सर हर्बर्ट रिजले। इन्होंने जो है प्रजातियों के सम्मिश्रण के आधार पर बताया कि विश्व में अनेक तरह की जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो किसी न किसी रूप में आपस में मिलती रहीं, जिसके आधार पर जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे कौन थे, हर्बर्ट रिजले। तीसरा सिद्धांत है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत में तो प्रस्तुत किया था समाजशास्त्री होकार्ट और इन्होंने अपना ये सिद्धांत बताया था कि हमारे धर्मों में अनेक प्रकार की चीज़ें या वस्तुएं जो आती हैं मिलती जुलती रहती हैं, उनसे धीरे धीरे करके कालांतर में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति देखने को मिली है। धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे होकार्ट और
सोना। इन लोगों ने धार्मिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसके बाद है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित व्यावसायिक सिद्धांत। व्यावसायिक सिद्धांत की उत्पत्ति की थी नेस्फील्ड। नेस्फील्ड ने व्यावसायिक सिद्धांत बताया। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि व्यवसाय या पेशा, जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को या कार्य को करता है, कालांतर में उस व्यक्ति को उसी जाति में रख दिया गया और धीरे धीरे करके जो जाति व्यवस्था है आज हमारे देश में प्रचलित है, ये देखने को मिली। इसके बाद अगला सिद्धांत है ब्राह्मणवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये बताया था कि कुछ लोगों ने सोच समझकर या सुनियोजित तरीके से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की है। इस तरीके से जाति व्यवस्था के संबंध में ये 5 प्रकार के सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। ये आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा। अब इस पाठ में अगला टॉपिक जो आता है, जो जाति व्यवस्था के विषय में मैंने बताया, उसकी परिभाषा बताई, उनमें अंतर बताया, उसकी विशेषताएं बताई और जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में जो भी सिद्धांत प्रचलित थे उनके बारे में आपको बताया। अब जाति व्यवस्था से हटके भी इस पाठ में कुछ टॉपिक हैं, जैसे इसमें एक शब्द आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, संस्कृतिकरण। इसको थोड़ा समझिए, क्या है शब्द? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण, ठीक। ये आपके लिए एक बिल्कुल नया शब्द है, संस्कृतिकरण। ये कहाँ से आया, क्या है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। संस्कृतिकरण जो है, इसकी परिभाषा सबसे पहले हमारे दक्षिण भारत के एक विद्वान थे डॉक्टर M.N. श्रीनिवास के द्वारा। कौन थे? डॉक्टर M.N. श्रीनिवास। इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। संस्कृतिकरण किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर M.N. श्रीनिवास के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। M.N. श्रीनिवास ने भारतीय जाति व्यवस्था की परंपरा को अनेक वर्षों तक अध्ययन किया। अपने अध्ययन में उन्होंने एक नया शब्द दिया जिसे हम कहते हैं संस्कृतिकरण। इसका तात्पर्य क्या होता है कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था प्राचीन काल से प्रचलित रही है। कुछ जातियाँ उस व्यवस्था में ऊपर के क्रम में थी, कुछ मध्यम क्रम में थी, कुछ नीचे क्रम में थी। तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो मध्यम क्रम और नीचे क्रम की जो जातियां हैं, ये उच्च जातियों के व्यवहारों और कार्यों को कई सालों तक अपनाती रहती हैं और धीरे धीरे उनके जैसे ही आचार विचारों को अपनाने लगती हैं और अपने आप को उन जो उच्च जातियां हैं उनके बराबर सिद्ध करने लगती हैं। अर्थात वो हमारे समाज में ये दावा करने लगते हैं वो जातियां कि हमने इनके संस्कारों को या इनकी आदतों को या इनके स्वभाव को इतने वर्षों से अपनाया हुआ है, तो हम भी इनकी जातियों जैसे हो गए या हम भी उच्च जातियों में आ गए। इस तरीके से जो भी घटनाएं हैं या जो भी क्रियाएं होती हैं उन सबको हम क्या करते हैं, संस्कृतिकरण के अंतर्गत रखते हैं। इसे सबसे पहले M.N. श्रीनिवास के द्वारा प्रस्तुत किया। भारतीय समाज के यदि परिप्रेक्ष्य में नजर डालें तो हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण अनेक जातियां जो पहले मध्यम क्रम में या निम्न थी, आज संस्कृतिकरण के माध्यम से उच्च जातियों के आदर्शों का प्रयोग करते करते उनके जैसे ही आचरण करने लगी हैं और कई जातियों का संस्कृतिकरण भी हुआ है। इस संस्कृतिकरण के दौरान कई बार कई उच्च जातियों ने, जिन जातियों ने उनके जैसे व्यवहार या अध्ययन किए तो उनसे झगड़े भी हुए और अन्य प्रकार की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे संस्कृतिकरण। इसके बाद इस पाठ में एक टॉपिक आता है जनजातियाँ। जनजाति, थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे आप लोग। जनजाति, जनजातियाँ क्या होती हैं? पहले तो हम आपको जनजातियों की परिभाषा बता दें क्या होती है। जनजातियों से हमारा तात्पर्य है कि हमारे समाज के, हमारे तरीके के ही वो लोग होते हैं जो सुदूर जंगलों में निवास करते हैं और ये इनका निवास एक निश्चित क्षेत्र में हुआ करता है। अर्थात जनजातियाँ जो है
क्या है कि हमारे तरीके के ही व्यक्ति हैं, लेकिन ये किसी निश्चित क्षेत्र या कुछ शारीरिक लक्षणों या उनके खान पान या रहन सहन के इस आधार पर हम क्या करते हैं, उनको हमसे थोड़ा अलग कर देते हैं और इन्हें हम क्या कहने लगते हैं, जनजाति। तो जनजातियाँ, इन जनजातियों के अंतर्गत रखा जाता है। जनजातियों की अनेक प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, ये भी हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। एक चीज़ और बताना है आपको कि हमारे देश में जो भी जनजातियां पाई जाती हैं, भारत सरकार ने उन सभी जनजातियों के लिए अलग से एक सूची बनाई है। सन 1935 के बाद भारत आज़ाद तो नहीं हुआ था, लेकिन जब आज़ाद हुआ तो इनके लिए इनके विकास, ये हमारे जो समाज की जो मूल धारा थी उससे काफ़ी क्या थे, पीछे पिछड़े हुए थे। तो इनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, इनकी अलग सूची या एक लिस्ट तैयार की और उस लिस्ट के आधार पर इन जनजातीय क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा अलग प्रकार की व्यवस्था रखी जाती है, जिससे इनका समुचित रूप से विकास हो सके और ये समाज की मुख्य धारा से जुड़े जा सकें। तो हमारा आपसे कहने का तात्पर्य है कि इनको जनजातियों को संविधान के नाम में क्या कहा जाता है, अनुसूचित जनजातियाँ नाम दिया गया और इसी नाम से ये पहचानी जाती है। अब अगला मैं आपको जो बता रहा था, वो बता रहा था जनजातियों की विशेषताएं। विशेषताओं में वही सब विशेषताएं हैं, इनको भी ध्यान से सुन लीजिए। इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये, पहली बात तो इनके शारीरिक लक्षण सभी के एक से मिलते जुलते हैं। अगला, ये सुदूर घने जंगलों में निवास करते हैं और इसके अलावा इनका खान पान, रहन सहन, विवाह, शादी ब्याह के तरीके, आवास का तरीका, ये सभी हम लोगों से अलग होता है। इनकी अर्थव्यवस्था अलग होती है। ये जो है इनकी जो मानव जीवन की आवश्यकता है वो बहुत कम होती हैं और अपनी जो आवश्यकताएं हुआ करती हैं इनको ये लगभग ये स्वयं ही पूरी कर लेते हैं, अन्य लोगों पे बहुत कम आश्रित होते हैं। इसी कारण से ये जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था होती है इसे हम क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जनजातियाँ हो गया बच्चों। ये पाठ जो आपका इकाई 3 अध्याय 3 जो था सामाजिक संस्था निरंतर और परिवर्तन, ये आपका पूरा हो गया। अगले दिन के टॉपिक में हम आपको इसके प्रश्नोत्तर हल करवाएंगे। धन्यवाद।